नमस्कार। सोचिए, कोई कविता है जो अकेलेपन या प्यार के बारे में हो। क्या वो राजनीति या समाज के बारे में भी कुछ बता सकती है? अक्सर तो हम ऐसा ही सोचते हैं ना, कि ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं, एक अपनी निजी दुनिया और दूसरी बाहर की, समाज की दुनिया। पर अब क्या हो अगर ये दोनों दुनियाएं असल में एक ही हों? चलिए, आज इसी मजेदार सवाल की तह तक चलते हैं। तो यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। मतलब, क्या किसी शायर की, किसी कवि की सबसे पर्सनल फीलिंग, उसका सबसे गहरा दुख या उसकी सबसे बड़ी खुशी, क्या वो सच में पूरे समाज की कहानी कह सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान की फुसफुसाहट पूरे दौर की, पूरे जमाने की आवाज बन जाए? पता लगाते हैं। देखिए, आम तौर पर होता क्या है, हम लोग कविता को ना दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक तरफ वो कविताएं जो पर्सनल हैं, जिनमें फीलिंग्स हैं, अकेलापन है, खुद के बारे में सोचना है। और दूसरी तरफ हैं सामाजिक कविताएं, जिनमें राजनीति, सच्चाई, समाज, इन सब बड़े बड़े मुद्दों की बात होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बंटवारा इतना सीधा साधा है? क्या सच में ऐसी कोई दीवार है इन दोनों के बीच? और बस यहीं पर एंट्री होती है हिंदी के जाने माने क्रिटिक नामवर सिंह की। उन्होंने इस ट्रेडिशनल सोच को, इस बंटवारे को चैलेंज किया और कविता को देखने का एक बिल्कुल ही नया एंगल सामने रखा। तो चलिए समझते हैं कि उनका तर्क आखिर था क्या। तो ये जो लाइन है, ये नामवर सिंह के तर्क का, कह सकते हैं, निचोड़ है। उनका मानना था कि जब कोई कवि अपनी सबसे पर्सनल, सबसे आत्मपरक, यानी जो सिर्फ उसके अंदर की फीलिंग है, उसे बयां करता है, तो असल में अनजाने में ही सही, वो अपने दौर की सामाजिक सच्चाई को ही सबसे दमदार तरीके से सामने रख रहा होता है। अब ये सोचिए कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया है ये। इसने तो पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। ठीक है, तो इस इन्वेस्टिगेशन में हमारा पहला सुराग, हमारा पहला क्लू है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। उनकी कविताओं के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भाई ये बहुत ज्यादा पर्सनल और कॉम्प्लेक्स है। तो देखते हैं कि नामवर सिंह को उनकी कविताओं में ऐसा क्या दिखा। हाँ, तो मुक्तिबोध के बारे में ये बात अक्सर कही जाती है कि उनकी कविताओं में कोई सीधी सादी कहानी नहीं मिलेगी। वो एकदम आत्मगत हैं, मतलब सब्जेक्टिव, पूरी तरह से मन के अंदर की दुनिया पर फोकस्ड। तो पहली नजर में तो यही लगेगा ना कि ये तो पक्की बात है कि एक पर्सनल कविता है, इसका समाज से भला क्या वास्ता। और यहीं पर नामवर सिंह का एनालिसिस गेम चेंजर साबित होता है। वो कहते हैं कि मुक्तिबोध की कविता के अंदर जो टेंशन है, जो स्ट्रगल दिखाई देता है, वो असल में कवि का अपना पर्सनल स्ट्रगल है ही नहीं, बल्कि वो बाहर के सोशल प्रेशर्स का एक रिफ्लेक्शन है। मतलब कवि के मन के अंदर जो लड़ाई चल रही है, वो असल में बाहर की दुनिया से उसकी लड़ाई है। कमाल है ना। जरा मुक्तिबोध की इस कविता को देखें, तन गई रीढ़। पहली बार में सुनने पर क्या लगता है? एक बहुत ही फिजिकल, बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है ना? रीढ़ का अकड़ जाना या तन जाना। लेकिन कविता में ये सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये एक सिंबल बन जाता है किसी बाहरी दबाव के खिलाफ खड़े होने का, उसका सामना करने का। तो देखिए कैसे एक निजी अनुभव सीधे सीधे एक पावरफुल सोशल स्टेटमेंट में बदल गया। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बात सिर्फ मुक्तिबोध तक ही सीमित थी, या फिर ये उस पूरे नई कविता मूवमेंट की एक बड़ी पहचान थी? चलिए कुछ और सबूतों पर भी नजर डालते हैं, देखते हैं कि ये आइडिया दूसरे कवियों में कैसे नजर आता है। तो नामवर सिंह सिर्फ मुक्तिबोध पर ही नहीं रुकते, वो शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, ऐसे कई कवियों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इनकी कविताओं में भी ये कनेक्शन साफ साफ दिखता है। मतलब ये सभी कवि अपने अपने अंदाज में पर्सनल और सोशल को एक साथ लेकर चल रहे थे। अब जरा शमशेर बहादुर सिंह की इन लाइनों पर गौर कीजिए। फीलिंग क्या है? गहरे एकाकीपन की, यानी अकेलेपन की। लेकिन ये अकेलापन किसी बंद कमरे वाला नहीं है, नहीं, ये जुड़ा है सातों सागर के पार से आती हुई एक आवाज से। सोचिए, एक पर्सनल फीलिंग को एक झटके में एक ग्लोबल, एक सोशल डायमेंशन मिल गया। या फिर ये देखिए केदारनाथ सिंह की एक कमाल की लाइन, एक ऐसी चीज की चाहत जो हाथ की तरह गरम और सुंदर हो। कितनी सीधी सादी, कितनी पर्सनल इच्छा है ना? पर ये दिखाती क्या है? ये इंसानी टच, ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत को दिखाती है। और ये तो एक बेसिक सोशल जरूरत है। मतलब एक छोटी सी पर्सनल इच्छा के अंदर पूरी इंसानियत की एक बड़ी चाहत छुपी हुई है। तो
इन सबसे क्या बात निकल कर आती है? सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि कवि भले ही अलग हों, उनकी आवाज़ें अलग हों, लेकिन सच्चाई एक ही सामने आ रही है कि व्यक्ति और समाज को आप अलग कर ही नहीं सकते। जब एक कवि अपने बारे में सबसे सच्ची, सबसे गहरी बात कह रहा होता है, तो असल में वो अपने समाज की ही तो कहानी सुना रहा होता है। तो चलिए, अब आते हैं अंतिम फैसले पर। इस पूरी पड़ताल का आखिर नतीजा क्या है? ये जो प्रगीत है यानी लिरिक पोएट्री, ये आखिर इतनी जरूरी क्यों है? और अब हमें इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? तो अब हम मिलकर प्रगीत को एक नई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये समाज से भागना या उसे मुंह मोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो समाज से कनेक्ट करने का एक ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा तरीका है। ये एक तरह से दुनिया के सारे शोर को अपने अंदर महसूस करके उसे शब्दों की शक्ल देना है। और शायद यही आज की सबसे बड़ी टेकअवे है, सबसे बड़ी सीख है कि कविता का वो लम्हा जो सबसे ज़्यादा निजी, सबसे ज़्यादा पर्सनल लगता है, वही लम्हा अक्सर उसका सबसे पावरफुल सोशल मोमेंट भी हो सकता है। जहाँ कोई कवि अपने अकेलेपन के बारे में लिख रहा है, बहुत मुमकिन है कि वो असल में हमारे पूरे दौर के, पूरे समाज के अकेलेपन की ही कहानी कह रहा हो। तो अगली बार जब कोई कविता पढ़े, खासतौर पर ऐसी कविता जो बहुत पर्सनल लगे, तो ये सवाल खुद से पूछना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इन पर्सनल फीलिंग्स के पीछे, इन शब्दों की लेयर्स के नीचे समाज आखिर कहाँ छिपा बैठा है। ढूंढने पर जवाब जरूर मिलेगा।